हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेफिनेशंस ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। आज से हम लोग डेफिनेशंस ऑफ एन प्रोबेबिलिटी के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन पे बात करेंगे, जो कि क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। क्लियर होगी बात। हम लोग आज फर्स्ट डेफिनेशन पे बात करेंगे, जिसका क्या नाम है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने पेन और पेंसिल और कॉपी को निकाल लें और साथ में पढ़ा जाए। क्लियर। आइए, क्या है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। क्या है बेटा, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर। आज हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए। देखो बेटा, क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी, प्रोबेबिलिटी को जनरली मैथमेटिकल फॉर्म में लाने का पहला तरीका बताया था साइंटिस्ट ने, यानी क्वांटिटेटिव अप्रोच बताई थी। क्या बताई थी, क्वांटिटेटिव अप्रोच बताई थी। क्लियर। फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने बताई थी ये बात। क्या था डेफिनेशन, पहले वो चीज समझिए। डेफिनेशन लिखिए, if there is n number of exhaustive mutually exclusive and equally likely outcomes of a random experiment which have m number of favorable outcomes, then फेवरेबल आउटकम्स के बाद लिख लीजिए, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, देन probability of an event given by, कैसे लिखेंगे, देखिए, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे लिखेंगे, ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बाय नंबर of favorable outcomes upon total number of outcomes, या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह कभी कभी लिख देता है टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव आउटकम्स। एग्जॉस्टिव आउटकम्स क्या थे, जितने आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सपोज रोलिंग अ डाइस, तो 1 2 3 4 5 6 जो भी उसका सैंपल स्पेस है वो क्या एग्जॉस्टिव आउटकम्स है। क्लियर होगी बात। तो ये क्या था बेटा, डेफिनेशन थी। ये क्या थी, डेफिनेशन थी, फर्स्ट डेफिनेशन थी जो साइंटिस्ट ने दी थी, क्या, प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकल फॉर्म यानी क्वांटिटेटिव मेजर में लाने के लिए। क्लियर। तो जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे देखिए कितने बेटा, कितने हैं, m है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, n। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू स्मॉल n m। ठीक है, इसको आप कैपिटल n कर लो बेटा, एक काम करो, कैपिटल n कर लो और इसको कैपिटल m कर लो। उसका रीजन अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा, क्योंकि अगर ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
मैंने किससे डिनोट किया है, किससे डिनोट किया है, एम से, ठीक है। और यहाँ क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ तो यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लिखने का तरीका एक ये भी है। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या थी, डेफिनेशन थी। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ देयर इज एन नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि इवेंट यानी सपोज एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें दो इवेंट हुए, तो दो इवेंट जो होंगे एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कॉइन को आप क्या करिए, टॉस करिए, आपके पास हेड आ गया और टेल आ गया, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हेड और टेल एक ही उसमें आ जाए, चांस में? नहीं हो सकता। अगर मैंने कहा सपोज सिक्के को क्या करिए, उछालिए, सिक्का आपने क्या किया, उछाला, कभी ऐसा हो सकता है कि सिक्के के एक ही फेस पे हेड और टेल साथ ही में आ जाए? नहीं हो सकता। ये क्या है, इम्पॉसिबल है। ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। तो यानी जब हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, जब टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो ये क्या होते हैं, आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आता है क्या, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स जब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। समझ में आया। यानी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें बहुत सारे आपने क्या किए, इवेंट्स किए। अभी मैं आगे बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा इवेंट्स के। सपोज इसी में देखिए, आपने कॉइन को क्या किया, टॉस किया, कॉइन को टॉस किया और आपके पास क्या है, हेड आया और टेल आया। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या इस फॉर्मूले से क्या करिए, कैलकुलेट करिए। एग्जांपल समझिए, देखिए एक मिनट में देख लूं, दिख रहा है, अरे बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। क्या मैंने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, ये क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कॉइन को टॉस किया और आपके पास आउटकम्स क्या है, हेड आया बेटा और टेल आया। इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, बताइए। इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल आउटकम्स, आपको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। क्लियर। अब मैंने कहा कि आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इवेंट लिख दिया कि कॉइन को तो टॉस करिए, आपको क्या मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हेड मिलना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप लगाइए, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। यहाँ पे ये जो इवेंट है इसको मैंने क्या नाम दे रखा है, ए नाम दे रखा है। आप कुछ भी दे सकते हो, बी सी कुछ भी दे सकते हो। क्लियर, बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहां लिखेंगे, नीचे। एक कॉइन को आपने क्या किया, टॉस किया, तो आपके पास आउटकम्स कितने हैं, दो ही है ना बेटा, हेड आया टेल, तो टोटल आउटकम्स क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, आपको हेड कितना लाना है, आपको फेवरेबल आउटकम्स में क्या लाना है, हेड लाना है। तो जब एक कॉइन को टॉस किया तो हेड कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1/2 क्या हो गया बेटा, 1/2 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। इवेंट ए क्या था, हेड। अब मैं कह दूं कि इवेंट आपको क्या लाना है, टेल लाना है, इसको मैंने बी इवेंट नाम दे दिया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 और फेवरेबल आउटकम्स 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, जो टेल लाना था उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। यानी एक चीज निकल के क्या आई कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, जो कि क्या है, 1/2। तो यही चीज तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ये जो चीज लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2। तो ये क्या है, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर हो गए। तो यानी ये इवेंट क्या हो गए, इक्वली लाइकली हो गए। क्लियर। एक्सॉस्टिव इवेंट्स क्या है कि हेड और टेल होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस जब आपका हेड आ रहा था तब आपका टेल नहीं आ रहा था। एट अ सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, एट अ सेम टाइम में जब आपका हेड आ रहा था तो टेल नहीं आ रहा था, और जब टेल आ रहा था तो एट अ सेम टाइम हेड नहीं आएगा। यानी हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। क्लियर हो गया। ये क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या था, डेफिनेशन थी, और ये क्या था, एग्जांपल था किसका, क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल और दूंगा समझाने के लिए, तो आपको मजा बहुत आएगा। मेन बात है पढ़ाई में मजा आना चाहिए, अगर पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा तो बेकार है पढ़ाई करना। चलिए आइए, समझ में आया एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपने कार्ड खेले, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, कौन सा,
सर ऊनो खेलते हैं, अरे ऊनो नहीं भैया, ऊनो नहीं, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में देखिए क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम डेक। ठीक है, एक कार्ड की डेक थी। डेक मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कार्ड्स हम लोग डेक कहते हैं। जैसे 52 कार्ड्स का क्या होता है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको इलेबोरेट कर दूं, समझा दूं क्या होता है। देखो, एक आपका क्या होता है, हार्ट होता है, आपका डायमंड होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है और एस होता है। यही होते हैं। स्पेड होता है, एस नहीं होता, स्पेड होता है। ठीक, स्पेड। ठीक है, जो आपका हार्ट होता है वो कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, डायमंड आपका कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है, आपका जो क्या कहते हैं, क्लब जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और स्पेड आपका कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, तो ये जो आपके होते हैं रेड होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है, और जितने भी 1 2 3 4 सबके ईच कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। ये भी 13 होगा कार्ड में, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, और टोटल कार्ड्स कितने होंगे, 52 होंगे। क्लियर हो गया। अब इन 13 में से आपके 4, इन 13 में से 4 4 4 4 ये आपके क्या होते हैं, स्पेशल कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपके किंग आता है, क्वीन आता है, जोकर आता है और एस आता है। क्या आता है, किंग, क्वीन, जोकर और एस। क्या, किंग, क्वीन, जोकर और एस, यानी कि इक्का। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, 4 स्पेशल कार्ड होते हैं, सब में होता है। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। क्लियर। अब 13 में से 4 का कितना, 9 बचा। जो 9 आपके कार्ड्स होते हैं, ये जो 9, इन सब में जो 9 ईच कार्ड्स आपके क्या होंगे, नंबर्स के होंगे। क्या होंगे, नंबर्स के होंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो ये कुछ कार्ड्स की समरी थी। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए, क्या है, ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ डेक। एक 52 कार्ड्स की डेक थी, उसमें से मैंने क्या, कार्ड। इवेंट मैंने लिख दिया। इवेंट क्या है, ड्रॉइंग अ कार्ड दैट इज रेड इन कलर। कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, रेड इन कलर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे रेड कार्ड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कैसे निकालेंगे। मैंने क्या था, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितने कार्ड हैं, 52। तो ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, रेड कार्ड चाहिए। तो रेड देखिए बेटा, ये भी है, हार्ट भी रेड है और डायमंड भी रेड है। तो हार्ट के भी 13 कार्ड में कोई एक कार्ड आ सकता है, और डायमंड के भी 13 में से कोई एक कार्ड आ सकता है। तो टोटल फेवरेबल कितना हुआ, 26। यानी 26 में से जो भी कार्ड निकालोगे वो क्या होगा, रेड होगा एक। क्लियर। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब नेक्स्ट इवेंट मैंने लिखा। नेक्स्ट इवेंट आपको मैंने दिया कि इवेंट ड्रॉ अ कार्ड दैट इज ब्लैक इन कलर। कैसा कार्ड निकालना है, जो क्या हो, ब्लैक हो कलर में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या होगी, 52 कार्ड्स हैं। अब ब्लैक देखिए कितने हैं, 13 और 13, 26 कार्ड है ब्लैक के। तो फेवरेबल क्या है, 26। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। यानी कि यहां से एक चीज निकल के क्या आई, कि ये और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इज इक्वल टू 1/2। यानी दीज टू इवेंट्स आर equally likely events because probability of red card is 1/2 and probability of black card is 1/2. Both the probabilities of an event is same, so these two events are equally likely events. Clear हो गई बात। लेकिन अब मैं आपसे और क्वेश्चंस कहूं, अब मैं आपसे कहूं कि आप मेरे को बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग स्पेड। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग स्पेड, स्पेड की यहां से प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। मैंने कहा आप कार्ड को तो ड्रॉ करो, एक कार्ड निकालो, लेकिन वो कार्ड आपका क्या होना चाहिए, स्पेड का होना चाहिए। तो टोटल कार्ड कितने हैं, 52 हैं। टोटल कार्ड कितने बेटा, 52 हैं। और मेरे को कार्ड किसका निकालना है, स्पेड का। स्पेड के कितने कार्ड है, 13 कार्ड है। तो 13/52।
ठीक, अब मैंने कहा एक कार्ड आपको निकालना है, वो आपका कार्ड जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, डायमंड का होना चाहिए। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, उसमें से डायमंड के कितने होंगे 13, यानी इन 13 में से कोई भी एक कार्ड निकालोगे तो क्या होना चाहिए, किसका होगा, डायमंड का होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड आपका 13/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड भी क्या है 13/2। तो दीज टू इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। क्लियर होगी बात, समझ में आया। तो ये क्या थे, कुछ एग्जांपल्स थे और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक अच्छा सा और एग्जांपल लेते हैं जो आपको समझ में आएगा, वो है ड्रॉइंग अ बॉल। आपको क्या करना है, एक बैग दिया होगा, उसमें से बॉल को क्या करना है, कलेक्ट करना है, यानी कि निकालना है। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे आपके पास एक बैग दे रखा है, ये क्या है बेटा, बैग है। मास्टर ये कहाँ बैग मिलता है, ये सपोज मान लीजिए क्या बैग है। ठीक है, ये बैग है, इसमें आपके पास क्या है, 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं। अब मैंने कहा कि ड्रॉ अ बॉल, ये क्या है, ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग। ठीक है, बैग 1 में ये है कि मैंने क्या एग्जांपल दे रखा है, ये ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग 1, ये क्या है बेटा, आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मैंने इवेंट बता दिया, ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग 1 whose कलर इज रेड। क्या होना चाहिए, रेड। अब देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात और समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन में आपका जो इवेंट्स होते हैं और आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, उनको पहचानने का तरीका सीख लीजिए। क्लियर होगी बात। अब देखिए, रेड बॉल आपको निकालनी है। अब आप यहां से बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यहाँ पे क्या होगा, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यहाँ पे क्या होगी। देखिए फेवरेबल कितना है आपके पास, फेवरेबल 3 रेड बॉल है, और टोटल बॉल कितनी है 4 + 3 + 3 और 3 6 10 हो गया। तो 10 में से 3 बॉल्स क्या हो गई, रेड हो गई, यानी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा, क्या हो गई 3/10 हो गई। अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी क्या हो गई बेटा 3/10 हो गई, 3 व्हाइट बॉल है। अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी, तो वो भी क्या होगी 4/10 होगी, यानी ये क्या है, प्रोबेबिलिटीज है किसकी, बॉल्स की। क्लियर, समझ में आया। तो ये आप कैलकुलेट करना सीख गए क्लासिकल डेफिनेशन से, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालना। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं, वो जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए क्या होते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कह दीजिए रिमार्क्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपका 0 से या 0 के बराबर होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, एंड और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट greater less than equal to 1, that means probability of an event, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और 0 से छोटी भी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब मैंने आपको जब डेफिनेशन पढ़ा रहा था बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बताई थी। इवेंट क्या बताया था, जो हैपन हो रहा होगा, हैपनिंग इवेंट, जो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब कभी कभी सवाल आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट्स निकालिए, तो आप क्या करोगे, बैठे रहोगे, अरे मास्टर ने तो पढ़ाया ही नहीं, अब मैं क्या करूं। अरे बिल्कुल मास्टर पढ़ाएगा, कैसे नहीं पढ़ाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैंने क्या बताया था, लास्ट जब पीछे समझाया तो क्या बताया था कि एम आपके फेवरेबल थे और एन आपके क्या थे, टोटल थे, ये आपको बताया था, जिसमें से एम आपका फेवरेबल था और एन आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे, यानी सैंपल स्पेस पे जितने भी आउटकम्स होंगे। क्लियर, यहां पे समझिए प्रोबेबिलिटी
ऑफ ई बार। ई बार क्या होता है बेटा, ये नॉन हैपनिंग इवेंट होता है। ये क्या होता है, नॉन हैपनिंग इवेंट होता है। नॉन हैपनिंग इवेंट ई बार से भी लिखते हैं और इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ई के ऊपर सी लिख देते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। समझ में आया, ये डिनोट करने का तरीका है दोनों का। दोनों का मतलब क्या है, सेम है, नॉन हैपनिंग इवेंट है। ठीक है, अब समझो नॉन हैपनिंग इवेंट क्या है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कॉइन को टॉस किया। क्या किया, कॉइन को टॉस किया, आपको पास क्या आया, हेड आया और टेल आया। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 1/2। तो मैंने पूछा क्या था, हेड की। तो यहाँ पे हेड जो इवेंट है ये क्या है, हैपनिंग इवेंट है। और जो नहीं हुआ सेम टाइम में वो आपका क्या है, नॉन हैपनिंग। तो यहाँ पे नॉन हैपनिंग इवेंट क्या हो गया, नॉन हैपनिंग इवेंट क्या हो गया, टेल का हो गया। क्लियर होगी बात, ऐसे समझिएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखिए। ठीक है, नॉन हैपनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसे निकालते हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई बार, ई बार मतलब नॉन हैपनिंग इवेंट, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यानी कि हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, 1 में से हैपनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। देखिए इसका मत, इसकी वैल्यू आपको पता थी क्या है, अगर n आपके पास आउटकम्स हैं टोटल, समझिएगा n आपके पास क्या है, टोटल आउटकम्स है। ठीक है, m आपके पास क्या है बेटा, फेवरेबल है, फेवरेबल आउटकम्स है, आउटकम्स। तो n माइनस m जो होगा वो क्या होगा बेटा, नॉन फेवरेबल होगा, नॉन फेवर में होगा। आप बताइए, मैंने कॉइन को टॉस किया था तो हेड आया था, तो जो बचा हुआ था वो क्या था, टेल था। वही तो आपका क्या था, नॉन फेवरेबल था, यानी जो उस कंडीशन को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो नॉन फेवरेबल यहां से क्या होगा, n माइनस m होगा। अब इस चीज को देखिए प्रूफ करूंगा, कैसे प्रूफ होगा देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मेरे पास, n। और जब इवेंट फेवरेबल था तो हम लोग फेवरेबल लिख रहे थे, और जब इवेंट नॉन फेवरेबल है तो यहां पे क्या लिखेंगे, नॉन फेवरेबल की। तो ये हो गया n माइनस एम, n माइनस एम। ये चीज समझ में आई। देखो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख रहे थे बेटा, तो क्या लिख रहे थे, m अपॉन n लिख रहे थे, लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, जिसमें ये फेवरेबल था और ये टोटल था। तो टोटल तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ फेवरेबल का लिख रहे हैं और यहाँ पे वो इवेंट लिख रहे हैं जो इवेंट नॉन हैपनिंग है, जो हो नहीं रहा। तो उसमें से क्या करेंगे, टोटल में से हैपनिंग इवेंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉन हैपनिंग आ जाएगा। क्लियर होगी बात, अब समझिए। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो n अपॉन एन माइनस m अपॉन एन। क्यों किया मैंने बेटा, एलसीएम सेम है तो दोनों को क्या करिए, सेपरेट, मैथमेटिक्स में है। ठीक, अब ये n से ये n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट ई इज इक्वल टू 1 माइनस m अपॉन n। ये हो गया, ये हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। ठीक, अब आप देखिए ये जो चीज लिखी है, दिस वन, ये जो चीज है ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। तो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करिए, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इसके बाद ऊपर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर हुई बात, समझ में आया, समझ में आया। यानी अगर आपको नॉन हैपनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कुछ ना करिएगा, सबसे पहले आप हैपनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसको 1 से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा किसका, नॉन हैपनिंग इवेंट का। क्लियर, प्रोबेबिलिटी क्लियर। अब यहां से बेटा एक चीज और समझ में आई, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब देखिए आगे एक चीज समझ में आई, एक चीज यहां पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ये आपका क्या था, नॉन हैपनिंग, ठीक है, और ये आपका क्या है बेटा, हैपनिंग। ठीक है, ये नॉन हैपनिंग इवेंट है और ये हैपनिंग इवेंट है। यहां से एक चीज निकल के क्या आ रही है, क्या बेटा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। समझो मेरी बात को, कह रहा है जो हैपनिंग इवेंट है और नॉन हैपनिंग इवेंट है, दोनों का जब आप सम करोगे तो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। यानी दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मास्टर बाउंस मार दिया आपने, बाउंसर दे दिया आपने। बाउंसर नहीं है बेटा, इवेंट क्या है ये? ई क्या हैपनिंग इवेंट है। अब मेरी बात समझो, कॉइन को क्या किया? टॉस किया, आपके पास हेड आया और ये क्या आया? टेल आया। आया नहीं आया? अब ये जो हेड है ये क्या है? मैंने इवेंट लिख दिया कि आपको हेड चाहिए कॉइन पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 1/2 है। ठीक है, और नॉन हैपनिंग इवेंट कैसे निकालेंगे? 1 - 1/2, यानी कि ये भी क्या होगा? 1/2 होगा। टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब इवेंट हैपन क्या हो रहा था? मेरे को हेड चाहिए था, तो 1/2 तो हैपनिंग का हो गया। ठीक है, और नॉन हैपनिंग इवेंट भी क्या होगी? 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया? 2/2, दैट मीन्स 1। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग इवेंट्स का जब आप सम करोगे तो आपको 1 के बराबर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? तो ये क्या था? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, कभी कुछ कुछ बुक्स में क्या लिखा रहता है कि जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट को ये लोग क्या लिखते हैं? पी से भी लिख देते हैं, स्मॉल पी से। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट्स को ये लोग लिखते हैं स्मॉल क्यू से। तो कुछ कुछ बुक्स में इसी चीज को कैसे लिखा गया है? इस चीज को कैसे लिखा गया है? ऐसे भी लिखा गया है क्या? कि P प्लस Q बराबर 1, वेयर P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन फेलियर। चलिए मैं इसको लिख के दिखा देता हूं आपको कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है क्या कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1, वेयर P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, ऐसे भी लिखा गया है। और इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? हैपनिंग इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका ये क्या है? नॉन हैपनिंग इवेंट। क्लियर? तो बात वही है, चाहे हैपनिंग इवेंट चाहे हैपनिंग नॉन हैपनिंग से समझिए, चाहे सक्सेस और उस फेलियर से आप समझिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या थे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्लासिकल डेफिनेशन को लेकर। एक चीज और समझने वाली है, वो है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, कोई भी इवेंट हुआ, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ गई तो वो क्या है बेटा? सर्टेन इवेंट है। क्या है बेटा? सर्टेन इवेंट है। क्लियर? और अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0 के बराबर आ गई तो वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। इसका अभी मैंने एग्जांपल बताया था। इम्पॉसिबल इवेंट का बेटा एग्जांपल क्या होता है? कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन को टॉस करने पे कभी सेम फेस पे हेड और टेल साथ में नहीं आ सकता। यानी मेरा कहने का मतलब है, कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल कभी सेम फेस पे साथ में नहीं आ सकता। तो ये क्या है बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर हो कोई बात? तो ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसको लेके? क्लासिकल डेफिनेशन। अब पूरी चीज तो देखिए चल रही थी, सही से चल रही थी। अब वही है, किसी की सक्सेस दूसरे को अच्छी नहीं लगी, तो लोगों ने क्या किया? इसके अंदर कमी निकालना शुरू किया। यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, बहुत सारी जगह क्या हो गई? ये डेफिनेशन फेल हो गई। क्या हो गई बेटा? फेल हो गई। अब बड़ी दिक्कत आई साइंटिस्ट को कि फेल हो गई, ये कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो लोगों ने इसका लिमिटेशन देख के नई डेफिनेशंस का क्या किया? डिस्कवरी की। ठीक है, पहले इसके आप लिमिटेशंस देख लो क्या होता है। लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आने वाले सवाल है सब। ठीक है, ठीक। अब इसका लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशंस क्या थी? इट ओनली
valid for those random experiment, it valid only for those random experiment whose outcomes is equally likely। समझ में आया? पहला ड्रॉबैक तो यही था, कह रहे हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये डेफिनेशन वहीं पे फुलफिल होगी जहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स है सब क्या होने चाहिए, इक्वली लाइकली, यानी प्रोबेबिलिटी सबकी सेम होनी चाहिए। अब आप मेरे को बताइए, मैं इसको बताता हूं एग्जांपल से। आप बताइए, सपोज एग्जाम कंडक्ट हुआ, रिजल्ट आया, ठीक है, ये क्या एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट दो आ सकता है, एक पास होगा इंसान, मतलब बच्चे पास होंगे या फिर फेल होंगे, दो इवेंट हैं, एग्जाम का रिजल्ट आया, पास होगा या फेल होगा, इवेंट 1 और इवेंट 2। क्या इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% होगी? मतलब ये भी 50% और ये भी 50%? बिल्कुल नहीं। कह रहे अच्छा आप बताइए, जितने भी पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं सबका रिजल्ट 50% आता है कि 50% पास होंगे 50% फेल होंगे? ऐसा कभी नहीं होता। दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। और देखिए क्या है, अब फैन फॉलिंग फ्रॉम द ठीक है, ये समझिएगा, ये अच्छा है कि फैन का एक्सपेरिमेंट है। फैन रूफ पे लगा था, ठीक है, फैन कहाँ लगा था, रूफ पे। तो दो चीज हो सकती है, या फिर क्या होगा, फैन फॉल कर जाएगा, या फिर क्या रहेगा, हैंग मतलब टंगा रहेगा, ठीक है। दो इवेंट हो सकते हैं, फैन अगर लगा है तो दो इवेंट हो, फैन लगाना है मेरे को तो दो इवेंट हो सकते हैं, एक हैंग मतलब टंगा रहे या फिर गिर जाए। क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% होगी? आप बताइए। बिल्कुल नहीं होगी। पूछिए क्यों? बेटा फैन को तुम टांगते हो, ठीक है, फॉल, गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या 50% है? बिल्कुल नहीं है भैया। जब आपको पता है फैन गिर जाएगा तो आप लगाओगे ही नहीं, ना। जब आपको पता है कि फैन क्या लगाने पे गिर जाएगा तो आप क्या करोगे, लगाओगे नहीं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, मस्ट बी जीरो। तो जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाए, यानी वो इवेंट क्या हो गया बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट है। वो क्या है बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर होगी बात? अब ऐसी एक एग्जांपल और था, पर्सन जंप फ्रॉम ट्रेन। क्या हुआ बेटा, पर्सन क्या हुआ, ट्रेन से कूद गया, क्या हो गया, कूद गया, जंप कर गया। तो जंप कर गया तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या फिर वो सरवाइव कर जाए या उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। दो ही चीज हो सकती है भाई। तुम चलती ट्रेन से कूदोगे तो दो चीज हो सकती है, या तुम सरवाइव कर जाओ या तुम्हारी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। दो ही चीज हो सकती है। तो यहाँ पे केस क्या है, पर्सन जंप्स। अब अगर आप चलती ट्रेन में कूदोगे तो आपके डेथ के जो चांसेस हैं वो 100% है, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 50-50% होगा। भाई चलती ट्रेन में कूदोगे तो ऐसा नहीं कि 50% चांसेस है कि तुम जिंदा रहो, 50% चांसेस है तुम डेथ हो जाओ। ये निश्चित है, ये डिसाइडेड है कि अगर आप खूब चलती ट्रेन से क्या करोगे, कूदोगे, तो 100% आपका चांसेस क्या है कि आपकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तो यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इक्वली लाइकली है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वली लाइकली में 50-50 होता, लेकिन ये केस पॉसिबल ही नहीं है। जब आप ट्रेन से क्या करोगे, जंप करोगे, सिर्फ आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये तो पहला केस था, पहली लिमिटेशन थी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स में क्या करेगा, इट ओनली वैलिड फॉर दोज एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स इज इक्वली लाइकली। क्लियर? दूसरी चीज क्या थी कि जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट था उसके कहते कुछ फाइनाइट आउटकम्स आ रहे थे, ठीक है, फाइनाइट आउटकम्स आ रहे थे। क्या आ रहे थे, फाइनाइट आउटकम्स, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन इसका क्या था बेटा, सेकंड लिमिटेशन क्या था कि अभी तक हम लोग ने जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, चाहे कॉइन का हो, डाइस का हो, कार्ड्स का हो, ये सब क्या थे बेटा, फाइनाइट आउटकम्स दे रहे थे। क्या था, इट
only valid for those experiment whose sample space is small और फाइनाइट। ठीक है, ये चीज क्या अभी तो ये उन सब के लिए वैलिड था कि जिसका जो सैंपल स्पेस यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जितने आउटकम्स थे वो क्या थे, स्मॉल थे और फाइनाइट थे। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी में डिफेक्टिव आइटम्स के, तो आप बताइए प्रोडक्शन कभी फाइनाइट लेवल्स में होता है कि आपने 10 बल्ब बनवा दिए, 100 बल्ब बनवा दिए, 200 बल्ब बनवा दिए, नहीं, वहां बल्क में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो बल्क का प्रोडक्शन में आपको मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा डिफेक्टिव आइटम्स की, तो आप कैसे बताओगे, वहां ये डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, फेल हो गई। तो इस चीज इन दोनों लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, याद रखिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा, नई डेफिनेशन बनाई जिसका क्या नाम था, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। ये मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन क्या होती है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्या हो दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो इस पे आने वाला है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशंस ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। क्लियर होगी बात? तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।